वेलकम बैक। सबसे बड़े पाकिस्तान आप देख रहे हैं। मौसम की फरा कुछ बात कर लेनी चाहिए कि मौसम कैसा रहेगा, कैसा है, बारिश कितनी देर रहेगी और बारिश होते हुए धुंध क्यों होती है, ये बात समझ नहीं आ रही थी हमें। हाँ, रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि आज भी सुबह मोटरवे बंद थी और बहुत सारे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे M2 जो है, जब तक हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे 9 बजे तक न्यूज़ यही थी कि शेखोपुरा से ठोकर न्याज बेग तक बंद कर दी गई है। तो ये बड़ी इनकन्वीनियंस है। डॉक्टर खालिद मलिक हमारे साथ हैं, तर्जुमान महकमा मौसमियात। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये मौसम की गैर मतवक्को आज धुंध हम देख रहे हैं, बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या दर्जा हरारत रहेगा, सर्दी की शिद्दत क्या रहेगी और धुंध कितनी होगी? देखिए, गैर मुतवक्को तो आप इसे ना कहें, हम मेट्रोलॉजी के सेंस में हम इसे ये कहते हैं कि जब विंटर होती है और रेन होने के बाद धुंध जो है वो उस डेंस हो जाती है। और नॉर्मली अगर आप ये देखें, हमारा जो मैदानी इलाके हैं पंजाब और सिंध के, इनमें जनवरी जो है उसमें वैसे भी डेंस धुंध होती है और ये अभी सिलसिला आने वाले इस जनवरी के मोस्ट प्रॉब्ली 20-25 तारीख तक इसी तरह चलता रहेगा। ये धुंध डेंस होती रहेगी और जो टेम्परेचर्स भी नॉर्मल की रेंज पे रहेंगे। लेकिन इसके बाद मुझे कोई 15-20 तारीख तक कोई ऐसी अच्छी रेंज नज़र नहीं आ रही जनवरी के महीने में पूरे पाकिस्तान में, एक्सेप्ट जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। तो उस हवाले से जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं इख्तियार करेगी, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर्स मिनिमम रहेंगे और धुंध जो है उसका राज होगा। बिल्कुल ठीक है। कराची के मौसम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कराची वालों को क्या कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है या कराची वाले आराम से वैसे ही मौसम को एंजॉय करते रहें जैसे अभी कर रहे हैं? सिंगल डिजिट में नहीं, अभी तो कराची वाले थोड़ा सा टेम्परेचर उनका ड्रॉप है, वो थोड़े से सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों तक टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज करना शुरू कर जाएगा। अभी वो सिंगल डिजिट में चल रहा है, वो डबल डिजिट हो जाएगा और फिर कराची वाले जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर नेक्स्ट जो उनकी कोल्ड वेव है वो इंशाल्लाह जो लास्ट डेकेड है इस महीने का, उसमें फिर दोबारा उनको सर्दी जो है ना वो उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। और यहाँ हमारी तरफ ये मैदानी इलाके जो हैं पंजाब, इसमें सर्दी की दोबारा आप कह रहे हैं दोबारा ड्रॉप नहीं है, कोई दोबारा लहर नहीं है जिसमें सिंगल डिजिट में हम लोग जाएं। और शुमाली इलाका जात का भी बता दीजिएगा, बर्फबारी के स्पेल्स का भी बता दीजिएगा, जो लोग वो उसको एंजॉय करना चाहें और जाना चाहें तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है? नहीं, फर्क जो हमारे पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी हम सिंगल डिजिट पे चल रहे हैं और वो जनवरी में सिंगल डिजिट में ही हम रहेंगे। नॉर्दर्न एरिया में टेम्परेचर्स जो है वो माइनस में चल रहे हैं और वो भी इसी तरह चलते रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि ये नॉर्मल जो हमारे हैं जनवरी के, उनके मुताबिक रहेगा, लेकिन गो के कराची में जरा नॉर्मल थोड़े से इससे ज्यादा है, तो अगर वहाँ पे सिंगल डिजिट जाता है तो वो उन लोगों के लिए थोड़ी सी सर्दी जो है वो ज्यादा फील होती है। बिल्कुल ठीक है। तो सर्दी की अगली लहर कब तक आ रही है या नहीं आ रही है? क्या फरवरी में जाके फिर से हमें एक दफ़ा जो है ये सर्दी वापस वही जो जैकेट्स वाली सर्दी है? और हमने आपसे पूछा था कि क्या लाहौर में बर्फबारी होगी, उस वक्त तो इतनी ठंड पड़ रही थी, लग रहा था कि लाहौर में भी बर्फबारी हो जाएगी। नहीं, ऐसा है कि जो लास्ट डेकेड है, लास्ट 10 डेज है जनवरी के, उसमें फिर जो है वो सर्दी की एक थोड़ी सी उसकी शिद्दत में इजाफा होगा और फिर वो जो आप जैकेट वाला कह रहे हैं वो सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो ये नॉर्मल ठंड है, इसी तरह चलती रहेगी। बिल्कुल सही, ठीक है। कुछ और ऐसा जो कि आप मौसम के हवाले से काबिल जिक्र हो और आप हमारे देखने वालों को बताना चाहें ताकि हम उसके बारे में अवेयर रहें और उसके बारे में पहले से ही तैयार रहें? इस दफ़ा हमने पहले भी ये कहा था कि जो रेन्स हैं विंटर में वो कम होंगी और उस कम की वजह से ड्राइनेस जो है वो बढ़ जाएगी। प्रिकॉशनरी मेजर ये यही है कि जब आपकी ड्राइनेस बढ़ जाती है तो आपको स्किन डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपने स्किन को वो चीज़, ऐसा मॉइस्चराइजर या कोई ऐसी चीज़ लगाएं जिससे आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि जब ड्राई होगी तो फिर वो रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मलिक साहब, तर्जुमान महकमा मौसम हमारे साथ थे और मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। तो आप अपनी हिफाजत का बंदोबस्त, एक सर्दी होती है और एक होती है आपको सर्दी कितनी लगती है, दोनों के हिसाब से कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है और कुछ लोगों को कम सर्दी लगती है, लेकिन ये जो अभी 10-15 दिन है डॉक्टर खालिद मलिक के मुताबिक ये ऐसी सर्दी है कि आप लोग इस सर्दी को एंजॉय कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिए। अब हम सेहत के हवाले से एक बात करेंगे कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बड़ा दावा कर दिया। वो कह रही हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक पंजाब के 100% ख़ानदानों को 12 माह के अंदर अंदर ही
फी ख़ानदान 7,20,000 रुपए के हेल्थ कार्ड्स का इजरा मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी भी है और बहुत बड़ी न्यूज़ भी है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज भी है जो हमने देखना है कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत जो है वो पूरा उतरती है। उन्होंने ये बात वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब के 2 करोड़ 22 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड के इजरा पर पेशरफ्त से आगाह करने के बाद कही है। यास्मीन राशिद जो कि सूबाई वज़ीर सेहत हैं, उनका कहना है कि रवा माली साल जून तक पंजाब की 45% आबादी, जिसमें साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीज़न के 7 अजला शामिल हैं, इनमें हेल्थ कार्ड का इजरा मुकम्मल हो जाएगा। और जो बाकी अजला हैं उनमें हेल्थ कार्ड का इजरा इसी साल जो है दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद पूरे पंजाब को हेल्थ कार्ड जारी करने का हदफ पूरा कर लिया जाएगा। हमने केपी से ये मामला शुरू होता हुआ देखा था, अब पंजाब तक ये मामला आ गया है और काबिल 27 इक़दाम है ये इस गवर्नमेंट का। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि पूरे पंजाब की आबादी को हेल्थ कार्ड आप क्या इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए से दे रहे हैं, और 12 माह कम वक्त है, इसमें मुकम्मल आबादी को हेल्थ कार्ड मुहैया करना प्रैक्टिकल डुएबल है? इतना बड़ा चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है, मुमकिन भी है इसे करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त 36 अजला के अंदर हम ऑलरेडी 52 लाख फैमिलीज़ को कार्ड दे चुके हैं। अब जो अगला मरहला, क्योंकि इमरान खान साहब की विजन है और उस्मान बुज़दार साहब की, कि हर फैमिली को कार्ड मिलना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ पंजाब के अंदर 2 करोड़ और 20 लाख फैमिलीज़ हैं। इनमें से कोई तकरीबन 8 या 10 लाख फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट अपनी कंपनीज़ में उन्होंने इंश्योरेंस करा रखी है। उसमें से 52 लाख को हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी पहले मरहले में इसको मुकम्मल तौर पे पूरे पंजाब को कवर करने के लिए 2 डिवीज़न्स जो हैं उनको हमने इस वक्त पूरा करना है इस माली साल के अंदर यानी जून तक, और उसके अंदर डीजी खान डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न, जो तकरीबन 7 ज़िलों में 100% फैमिलीज़ को कार्ड मिल जाएंगे। और इंशाअल्लाह दिसंबर 2021 तक जितनी फैमिलीज़ हैं पंजाब के अंदर उन सबको इंश्योरेंस कार्ड मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इकदाम है। इस मंसूबे पर ये बता दीजिएगा कि सूबाई हुकूमत का कितना खर्चा आ रहा है, और फिर जब हुकूमत के लेवल पर ऐसा कोई मंसूबा आता है तो उसकी शफाफियत पर कई सवालात उठते हैं, तो शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जा रहा है? मेरा ख्याल है ये सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है, क्योंकि वजह यह है कि बजाय नए और हस्पताल बनाने के, हम ऑलरेडी आपको पता है कि तकरीबन 11 हस्पतालों की हमने 4 हस्पताल तो ऑलरेडी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, 7 और नए हस्पताल बनने। इसके अलावा हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने हस्पताल डेवलप करे। इस इंश्योरेंस के ज़रिए हम इंश्योरेंस कार्ड के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करेंगे। और ये मैं बता दूं कि इसकी तकरीबन लागत जो है वो आएगी कोई 50 से 55 अरब के दरमियान। टोटल जब हम कॉस्ट करेंगे, अभी ऑलरेडी हुकूमत अपने जो इस वक्त इंश्योरेंस 52 लाख लोगों की चल रही है वो 14 अरब रुपए का उसका प्रीमियम है, और ये हुकूमत मुसलसल दे रही है। और इंशाअल्लाह ये हम जब मुकम्मल कर देंगे तो ये हमारा को 55 और 60 लाख के दरमियान जो प्रीमियम होगा ये इंशाअल्लाह हुकूमत देगी, क्योंकि हमारा काम है, और ये मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हर बंदे का सेहत की सहूलत पे हक़ है। अगर वो अपनी सेहत की सहूलत के लिए ख़ुद कुछ नहीं कर सकता, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम चाहें कि ये हक़ आम आदमी को ज़रूर मिले। बिल्कुल सही, लेकिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि इसमें कन्वीनियंस कितनी है, आवाम का कंफर्ट जो है वो कितना है। ये फरमा दीजिएगा कि कार्ड के ज़रिए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जो लवाहिकीन हैं उनकी फैसिलिटेशन होगी, बड़ा मुश्किल तो नहीं होगा ये मरहला, आसानी से क्लेम वो हासिल कर सकेंगे? इस मामले पर भी गौर किया गया और इसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं वो फरमाइएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंश्योरेंस कंपनियाँ खुद बहुत विजिलेंट होती हैं पैसे, क्योंकि हम तो इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। इंश्योरेंस कंपनी आगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त जो हमारी अपनी गवर्नमेंट की कंपनी है वो इस वक्त ये सारा प्रोसेस कर रही है। अभी पहले इस मरहले के अंदर जो 52 लाख लोग हैं वो खुद प्रोटेक्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि गलत इस्तेमाल बिल्कुल पैसे का ना हो, तो क्योंकि उनका अपना उसके अंदर नुकसान होता है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज खुद बहुत विजिलेंट होगी और इस किस्म का इस्तेमाल
किसी किस्म का पैसे का नहीं होगा, ना इलाज का। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बड़े शहरों के अलावा तो वैसे ही सेहत की सहूलियात नहीं है, वहाँ के लोग तो हेल्थ कार्ड की मौजूदगी के बावजूद भी सेहत के फौरी सहूलत जो होती है उससे बिल्कुल महरूम रहेंगे। क्या उन इलाकों में सेहत की सहूलियात मुहैया करना आपकी पहली तरजीह नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, असल में इंश्योरेंस, ये जो हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, इसमें मरीज़ को अपने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल वाले अपने पैसे जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे, इसलिए किसी को दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। वो बंदा अपना कार्ड लेके अस्पताल में जाएगा, जो हमारे इम्पैनल्ड अस्पताल है, अपना इलाज करवाएगा और उसका जो बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी पे, इसलिए किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर जो थी हमारे साथ मौजूद थी, सेहत के हवाले से बता रही थी। बहुत अच्छा इकदाम है और काबिल सताइश है, और जितनी सताइश की जाए वो भी कम है, क्योंकि हेल्थ जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनका बहुत बड़ा मसला है। और सिर्फ हेल्थ ही बड़ा मसला नहीं है, महंगाई भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी जो है उसमें कोविड-19 ने ख़ासतौर पे इन मुश्किलात में और इजाफा किया है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो IMF ने कोविड-19 से निपटने के लिए पाकिस्तान के शानदार इक़दाम का इतराफ़ किया। और हमसा इससे पहले भी हमने देखा पाकिस्तान पॉलिसी डे एक जो उन्होंने किया गया। उनका कहना है, IMF का कहना है कि नए साल में पाकिस्तान की मईशत की मरहलावार बहाली भी मतवक्को है। और IMF की जानिब से पॉलिसी ट्रैकर के उन्वान से जारी करदा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जून 2020 में पाकिस्तान में वायरस के फैलाव की यौमिया शरह 6000 केसेस की बुलंद तरीन सतह पर थी। ताहम वफाकी हुकूमत ने तमाम ज़रूरी इकदाम किए, जिससे अगस्त और सितंबर में यौमिया केसेस की तादाद 1000 से कम हो गई थी। ये खासी हौसला अफजा रिपोर्ट है जो कि हम आपको बता रहे हैं। IMF की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी रोकथाम के लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत ने बेहतर इकदाम किए हैं, जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी और तालीमी इदारों की बंदिश शामिल है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि हमारी जो महंगाई है, आवाम की ज़िंदगी है, उसके ऊपर क्या असरात जो हैं मुरतब होंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, माहिर मुआशियात। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं आप। फरमाइएगा कि IMF का कहना है कि पाकिस्तान 2021 में माशी बहाली की तरफ आ जाएगा। ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है? आसान अल्फाज में समझाइएगा, आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? जी देखें, इस तरह की रिपोर्ट्स अगर आती हैं तो बड़ी इंकरेजिंग होती हैं, और इसमें दो ही बड़ी चीज़ें होती हैं आवाम के लिए। एक तो महंगाई में कमी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, और दूसरा ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो, रोज़गार जो है वो जनरेट हो, रोज़गार फराहम किया जाए या ऐसे इकदाम किए जाएं जिसकी वजह से आम आदमी को जो है रोज़गार मिल सके और वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर कर सके। तो देखें, महंगाई में कमी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई में कमी होगी और आजकल रोज़गार जो है पेंडेमिक की वजह से रोज़गार काफ़ी लोगों का क्या है, गुर्बत की लकीर से लोग जो है नीचे आए हैं मजीद, और जो ऐसे थे जो पास थे वो भी गुर्बत की लकीर के पास आके उनका भी मेरे ख्याल में अब ये हो चुका होगा कि वो गुर्बत की लकीर से काफ़ी नीचे आ गए होंगे। और आपके यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन कोई कहा जा रहा है कि 7 करोड़ तक लोगों की जो है वो हो चुकी है, और उनको हमने टैकल करना है। और दूसरा फिर महंगाई होती है तो वो और ज़्यादा बड़ा जो है वो प्रॉब्लम होता है कि एक तो रोजगार ना हो, दूसरा महंगाई भी हो जाए, तो दोनों तरफ से जो है वो कहते हैं दोधारी तलवार जो है वो होती है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर ये हमारी एक्टिविटी चलती है, हमारा पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसको किस तरह से हमने रियलाइज करवाना है, किस तरह से बेहतर करना है, कैसे एक आम आदमी के लिए गुर्बत की लकीर से उसको ऊपर लाना है, प्लस उसके लिए महंगाई में कमी करनी है और रोजगार में इजाफा करना है, ये 3 चीजें हो जाएंगी तो डेफिनेटली हमारी जो है वो एक इकोनॉमिक बेहतरी जो है वो हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, ये फरमा दीजिएगा कि IMF जब भी किसी मुल्क की तारीफ करता है, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की तारीफ करता है, तो आम तासुर हमारे अवाम ये लेते हैं या तो हमसे कुछ वहाँ पर मज़ीद शराइत सख्त कर दी जाएंगी, या फिर मज़ीद जो शराइत सख्त की गई थी वो पाकिस्तान मान चुका है, पाकिस्तान पर मज़ीद बोझ पड़ेगा क्योंकि IMF तारीफ कर रहा है। क्या ऐसी कोई बात होती है? देखिए, ये बड़ा अनयूजुअल चीज होती है। नॉर्मली अगर आप देखें डोनर एजेंसीज, मैं नॉर्मल वैसे बात कर रहा हूँ कि आप जो भी बड़ी डोनर एजेंसीज हैं इस तरह की, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक है और दूसरे हैं, वो इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करते किसी मुल्क की या फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी की तारीफ नहीं करते। वो देखिए नेचुरल एक होता है कि अगर आप ये कहेंगे कि जी सब कुछ ठीक होने वाला है तो फिर आपसे पैसे या आपसे लोन कौन लेगा या आपसे जो प्लान है वो कौन लेगा। तो ये थोड़ा सा बायस्ड अप्रोच हमें नजर तो आती है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि IMF अगर आपकी तारीफ करे तो ये बड़ी बात है कि तारीफ कर रहा है, अदरवाइज वो ये नहीं करता। ये कहना चाहते हैं ज्यादातर, अगर IMF की रिपोर्ट्स उठाएं, वो ज्यादातर क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है
कि देखिए यहाँ प्रॉब्लम, ये ठीक भी है कि प्रॉब्लम बताना ताकि उसको ठीक किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये अनयूजुअल है कि कोई डोनर एजेंसी आपकी तारीफ करे। अभी तो हम देखिए प्रोग्राम में दोबारा गए भी नहीं है, प्रोग्राम हमारा चल रहा था, सस्पेंड हुआ है और अभी साइडलाइन पे बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में तारीफ करना अनयूजुअल है, तारीफ ना करना जो है वो एक आम सी बात है। जी ठीक है, तो अब इस अनयूजुअल सूरत हाल में बताइएगा कि पाकिस्तान को एक और भी बात कही जा रही है ना कि कोविड की वजह से कहत का खदशे का भी इजहार किया गया। सो मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान की हुकूमत को कैसे आपके ख्याल में क्रिएट करना है या इस तमाम मामले को स्टेबलाइज करना है, उसके समरात आवाम तक कैसे पहुँचाने हैं, और ये जो एक फूड इनसिक्योरिटी की बात की जा रही है इससे निपटने के लिए क्या ऐसे इकदाम हैं जो अभी लेना ज़रूरी हैं, उनके बारे में बताइएगा। देखिए हमारे यहाँ जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर फरा वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एग्रेरियन इकोनॉमी है बेसिकली, अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ वैसी नहीं हुई है जैसे कि पूरी दुनिया में होके फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका, ट्रेडिशनल एज आ चुकी है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सही से नहीं हुई है, हमने तो उस पर भी अभी काम करना है। तो मेरे ख्याल में जो ये पूरी चेन है जो एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, यानी कि हम जो प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन अगर उगाते हैं या वीट उगाते हैं, तो कैसे प्रोसेस होके इंडस्ट्री तक आती है, फिर इंडस्ट्री में पैकेज होके कैसे वो रिटेल तक आती है। तो हमने इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, कम हमने फूड को इंपोर्ट करना है। अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए लाजमी है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को हम जो है वो जितना हम बेहतर कर सकते हैं, उसमें यील्ड्स की बेहतरी से लेकर पानी की जो है वो बेहतर इस्तेमाल से लेकर उसकी प्रोडक्टिविटी से बढ़ाने से लेकर हमारे किसान की सपोर्ट से लेकर पूरी इकोसिस्टम को हमने बेहतर करना है, तब जाके हमारी फूड सिक्योरिटी होगी। अदरवाइज एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा नहीं चलेगा, जो कि तकरीबन कोई 20% इकोनॉमी का किसी जमाने में 25% होता था, तो उसको अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे या उस पर हम काम नहीं करेंगे, जो कि इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा अभी भी, तब तक हमारी फूड सिक्योरिटी होगी नहीं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपना सेंट्रल पॉइंट बनाना है। अगर एक आम आदमी की, किसान की और ओवरऑल फूड सिक्योरिटी की जरूरत है अगले 5 सालों में, 10 सालों में, तो इमीडिएट बेसिस पे हमें वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ताकि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को बेहतर बना सकें। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, जो दीगर कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो आ रही हैं कि 10 लाख लोग बेरोजगार हुए इस साल, अगले साल मतलब गुज़श्ता साल, अगले साल जो है 12 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। अब एक कन्फ्यूजन जो पाकिस्तानी के दिमाग में आती है वो ये आती है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ जाती हैं जो कहती हैं कि मईशत की बहाली शुरू हो जाएगी, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 12 लाख लोग जो हैं वो मजीद बेरोजगार हो जाएंगे। क्या इन रिपोर्ट्स पर यकीन करना चाहिए आम पाकिस्तानी को, या यही देखना चाहिए टमाटर इतने का मिल रहा है, आलू इतने का मिल रहा है, दूध इतने का है, दही इतने का, अंडा इतने का है? नहीं, तो आम आदमी को तो यही देखना है ना कि उसकी इमीडिएट आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, इमीडिएटली उसे क्या रिक्वायर्ड है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे तो ये देखना है कि जो है वो आज घर से निकलता है और घर के खाने के लिए कोई इंतजाम करता है, तो उसको कितने की क्या चीज पड़ती है और उसके अगेंस्ट उसके इनफ्लोस कितने हैं, कमा कितना रहा है वो। तो देखिए उसके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, और हमारी गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए यही इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि एक आम आदमी को जो है वो क्या चीज मुहैया हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही, और उसके अगेंस्ट वो क्या कमा रहा है, और उसके जो है वो रोजगार के मौके कैसे जो है उसको मिल रहे हैं। तो यही सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो हर चीज सही होगी। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरा गरीब से गरीब जो तबका है वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो क्या कमा रहा है, वो कैसे रह रहा है, तो आप यकीन करें सारी पॉलिसीज जो है हमारी सीधी हो सकती हैं। सारी पॉलिसीज उससे अगर बनना शुरू हो तो वेलफेयर स्टेट एक सही मानों में जो है वो बन सकती है, और हम अपने खर्चात भी कम करेंगे, अपने सही से खर्चे भी जो है वो कंट्रोल करने के साथ साथ अपने हमारी रिसोर्सेज जो है उनको भी सही जगह लगाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा जो ये होना चाहिए कि एक गरीब से गरीब आदमी जो है वो क्या करता है दिन में और किस तरह से जीता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच खुर्रम शहजाद, हमारे साथ रहे। बात वही है कि जब घर का निज़ाम चलेगा तो समझा जाएगा कि फिर मुल्क का निज़ाम भी बेहतर चल रहा है। अगर लोगों के घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर उसमें इशारे मस्बत आ रहे हों या मनफी आ रहे हों, किसी को उससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, जबकि उसके समरात जो है वो आवाम तक ना पहुँच रहे हों। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो समरात हैं इस साल आवाम तक पहुँचेंगे, और जो घर के जो मामलात हैं कुछ सेविंग की तरफ को पाकिस्तानी जा सकेगा। अभी तो मेरा ख्याल है कि तमाम लोग जो है जिससे पूछो वो कर्जे में ही डूबा हुआ। हाँ, और अभी तो वो जिसे कहते हैं ना, दोनों एंड्स को मीट करना इतना मुश्किल हुआ है कि बच्चों के स्कूल की फीसें भी चले जाएं और बिल्स भी चले जाएं, जो जिसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गैस की कीमत, बिजली की कीमत, अशियाए खुर्दनोश, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है सिवाय आमदन के। सो जब तक ये मसला जो है ये हल नहीं होता तो तब तक मेरा ख्याल है मसाइल जो है हम ये नहीं कह सकते कि उसमें बेहतरी आने की कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं। टाइम फॉर ब्रेक, आई थिंक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी।